तो हमने कहा अगर कोई रोकता है प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग सत्र में अप्रैल 2024 में हमारे सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो क्लास है, ये सत्र प्रत्येक माह ये आयोजित की जाती है और रिटायर होने वाले साथियों के जो टर्मिनल ड्यूज सेटलमेंट के बारे में और रिटायरमेंट के पश्चात जो जीवन पर्यंत जो BHL कंपनी द्वारा जो सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो सेवाएं हैं, BHL पेंशन स्कीम की जो सेवाएं हैं, और आपके जो EPS पेंशन स्कीम में कब रिन्यूअल करना है, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट का सेटलमेंट है, ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है, ये तमाम और अन्य कुछ मूलभूत आपको कुछ परामर्श दिए जाएंगे। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट यहाँ पर हमारे इस टर्मिनल बेनिफिट सेल के द्वारा दिया जाता है, और आपकी जो भी प्रश्न है उसके भी और जो भी जिज्ञासा है उसका भी समाधान किया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए भी वेलफेयर सेक्शन आपको ये परामर्श देगा कि आपको किस प्रकार मेडिकल बेनिफिट कहाँ कैसे लेना चाहिए, किस रूप में लेना चाहिए, ये आदि चीज़ों के बारे में इस सत्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। RECHS के बारे में जैसा आपने बताया है, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि RECHS स्कीम से क्या क्या फायदे हम लोगों को मिलेंगे और क्या क्या इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। जी, तो मैं देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। और RECHS जो स्कीम है, इसको बोलते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, यानी कि सेवानिवृत्त उपरांत जो अंशदायी स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे अपने मूल वेतन का आधा, हाफ ऑफ योर बेसिक आप जमा करके आप इसका लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, जब आप लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप और आपकी पत्नी, ठीक है, जीवन पर्यंत इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। ये जो मेडिकल बेनिफिट है, ये OPD फैसिलिटी भी इसमें आपको मिलती है और हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है। जैसे आप नियमित कर्मचारी के रूप में आप जैसे सेवाएं आप ले रहे थे, वैसे ही ये सेवाएं आपको इसमें मिलेंगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब दवाई जो परमानेंट को मिलेगी, पैरासीटामोल, वही सॉल्ट आपको भी मिलेगा। ये कभी अपने अंदर ये भेद न पालें। कभी कभी होता है, भावनात्मक माहौल बन जाता है। रिटायर्ड एम्प्लॉय कहते हैं कि साहब सर्विस में थे और सर रिटायर्ड हो गए तो आज कोई पूछ नहीं रहा। ऐसा नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी दरिया दिल ऑर्गेनाइजेशन है कि आज भी मतलब हज़ारों करोड़ रुपया जो है सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे खर्चा हो रहा है। जी, रेफरल वाला है उसमें? रेफरल में देखिए सारी उसमें कवरेज है। रेफरल में OPD में तो ये है कि भाई आप जब भी गए, सर्दी खांसी बुखार कोई दवाई लेना है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और आपको वो दवाई मिल गई, है कि नहीं। अब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये है कि यदि कोई ट्रीटमेंट कराना है, प्रोसीजर जिसमें एडमिशन ज़रूरी है, ठीक है, तो BHL अस्पताल से आप सेवाएं ले रहे हैं तो यहाँ पहले आपको बेसिक ये देखा जाएगा कि हमारे इन हाउस वो फैसिलिटी है कि नहीं। अगर वो इन हाउस फैसिलिटी है तो वो प्रोसीजर हमारे डॉक्टर्स करेंगे, और यदि नहीं है तो उस प्रोसीजर के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जाता है कि हम उन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को इम्पैनल कर लेते हैं स्थानीय लेवल पर। और अगर स्थानीय लेवल पे नहीं है, जैसे झांसी है, यहाँ नहीं है, तो उसके लिए फिर जहाँ लोकेशन है, दिल्ली है, मुंबई है ना। जैसे कि कैंसर के मामले में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, हार्ट के मामले में अपोलो है ना दिल्ली में। तो वे इस तरीके के बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किए जाते हैं, तो वहाँ वो कवरेज है। अगर ये यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है मुमकिन, तो आपको वो
रेफर कर दिया जाएगा। वो सारा हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि एक तरीके से कैशलेस आपको वो ट्रीटमेंट वो मिलेगा। आप वहाँ जा कर के ये सुविधा ले सकते हैं। बता दें कि 10% अपना जमा करना पड़ता है, ये क्या है? 10% अपना जमा करना पड़ेगा हॉस्पिटल रेफर होने पे? नहीं, वो सिक्योरिटी का प्रावधान है, वो रिफंडेबल है, ठीक है। 10% वो लेते हैं और 10,000 रुपीज़ ये आपके यहीं पे जमा होती है। मैं वो उसके मेडिकल एडवाइस करता है और आपको यहाँ पे कैश में उसकी पर्ची बनेगी और उसको आपको जमा करना पड़ेगा और वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के दौरान आपका खर्चा, ठीक है, जब वो एडजस्टमेंट होगा, वो कुछ रिकवरी बनती है तो वो 10,000 रुपये में से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए RACHS में पूरी स्कीम में वो सारे ट्रीटमेंट दिए गए हैं, सारे प्रोसीजर्स दिए गए हैं और सिटी के शहर के अनुसार वो सब इंटाइटलमेंट है, रूम इंटाइटलमेंट भी दिया हुआ है। तो ये भी आपको जानना चाहिए और जब भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े, जब आपको रेफरल दिया जाए तो उसका कवरेज ज़रूर समझ लीजिए जो रेफरल हॉस्पिटल से मिलता है कि भाई इसमें क्या क्या शामिल है। अब आप वहाँ पे गए, जो हॉस्पिटल्स हैं उसको आपका जो रूम इंटाइटलमेंट है, डीलक्स रूम है, अब उसने बोला डीलक्स खाली नहीं है, सुपर डीलक्स में डाल दिया और उसका जो खर्चा है ना वो आपको फिर पे करना पड़ जाएगा। और इस कमरे से कुछ नहीं होता इलाज है मेन दवाई। वो खर्चा काहे का ले लेंगे? कलर टीवी का, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर जो पैराफर्नेलिया है, थोड़ा सा उसका जो इन्वायरमेंट है, वो सब कॉस्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको भेद नहीं करना, इलाज कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है RACHS के मामले में। अब जैसे झांसी में आप ले रहे हैं इलाज, अब आपको लगता है कि साहब झांसी के बाद अब हमको कहीं और भोपाल जाना है या दिल्ली जाना है, वहाँ हमारे बच्चे हैं, हम वहाँ इलाज चाहते हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट देंगे अपने ओरिजिनल रिटायरमेंट यूनिट जो है या ओरिजिनल RACHS सेंटर, वो कौन है? झांसी। जैसे यहाँ आप रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ आप रिक्वेस्ट देंगे तो यहाँ हम आपका रिक्वेस्ट दे करके वो मेडिकल फैसिलिटी आपका हम ट्रांसफ़र कर देंगे दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, जहाँ आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सुविधा आपको उसी प्रकार वो मिल सकती है। अच्छा सर, इसमें OPD अगर ना ले कोई तब क्या है? देखिए OPD, हाँ, अगर OPD आप नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा भी एक विकल्प है कि कभी लाभार्थी को ये लगता है कि यार हम इस लोकेशन पे हैं कि अब हम दवाई लेने के लिए बार बार आना मुश्किल है, तो उसके लिए व्यवस्था है कि भाई OPD का कैश रिइंबर्समेंट होता है। तो वो तिमाही की दर से होता है, हर तिमाही 4500 रुपये आपके खाते में भेजा जाएगा। 18,000 रुपये एक मुश्त, एक लमसम अमाउंट है जो आप और आपकी पत्नी के लिए, एक दोनों को मिला करके 18,000 रुपये का, और अगर सिंगल भी है, ठीक है, तब भी 18,000 रुपये। तो ये इसमें कोई बिल सबमिट नहीं करना है, वो 18,000 रुपये आपको भुगतान किया जाएगा। जैसे ही आप अपने रिन्यूअल के टाइम पे आपने लिखा कि हम OPD क्या लेंगे, फिक्स्ड, आप जैसे फिक्स्ड आपने सेलेक्ट किया तो वो कैश रिइंबर्समेंट आपका सिस्टम में वो इनेबल्ड हो जाता है। और हमारे PRMB, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट, ये दिल्ली में बनाया गया है। आज जो रिटायर्ड एम्प्लॉई का जितनी भी मेडिकल के खर्चे हैं, ये ट्रस्ट उसको टेक केयर करता है। तो वो ट्रस्ट ही उसका संचालन करता है और ट्रस्ट के तरफ से वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट प्रोसेस होते हैं, वो भुगतान सबके खाते में वो जाते हैं। तो उसमें आपको RACHS पोर्टल पर जा करके अपना बैंक डिटेल्स, ठीक है, IFSC कोड, मतलब बैंक खाता सही भरें, ठीक है, मोबाइल नंबर सही भरें, सारा डिटेल्स RACHS पोर्टल पर हमारे सिंगल विंडो सेल और टर्मिनल बेनिफिट सेल आपको पूरा इस पे मार्गदर्शन कर देगा। हाँ, ई-केयर पोर्टल आपके लिए एक कॉमन पोर्टल है जहाँ से आपको सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे हैं एक्सेसिबल। RACHS, BHL पेंशन स्कीम, ठीक है। कल खुला था तो पहला पेज भरा हमने, तो पर्सनल प्रोफाइल भी अपडेशन मांग रहा है, फोटो भी मांग रहा है, ये अपडेट करना है क्या?
हाँ, आप जितना करना चाहें वो कर दें। ईमेल आईडी पहले आप बनाएंगे, ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद फिर आप अपना एक लॉगिन आईडी बनाएंगे। लॉगिन आईडी बना लिया हमने। हाँ जी जी। तो लॉगिन आईडी बनाने के बाद फिर आप जो है उसको अच्छा, पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं क्या आप? जी जी, आप नहीं रीसेट कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट देंगे हमारे। अभी तो आप फर्स्ट टाइम तो आप कर पाओगे ना। फर्स्ट टाइम तो आपको पहले तो डिफ़ॉल्ट है, एक ऑप्शन है कि डिफ़ॉल्ट पहले आपका स्टाफ नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो हो रहेगा पासवर्ड, उसके बाद फ़ौरन आप अपना पासवर्ड बना लें, ठीक है। तब वो पासवर्ड और लिख लें डायरी में, कहीं दीवार पर, ठीक है, कहीं बहुत ऐसी जगह पे एकदम पेंट से लिखवा दीजिए कि भूले नहीं, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल भी डालना है, बैंक डिटेल डालना है जी जी, और फोटो अपडेट करना है। हाँ हाँ ये सभी हो जब अपडेट कर पाएंगे ना? जी जी कब से कर सकते हैं सर, किस डेट से? जी, अब तो आपका सिस्टम इनेबल्ड है। जी जी जी, ठीक है। ये सर हम लोग सर कैसे वहाँ पर तो कंप्यूटर का काम ही नहीं कर पाते हैं सर। तो आपको परेशान नहीं होना है। हाँ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ। सीधा क्या करना है, आपको वेलफेयर सेक्शन आ जाना है, यहाँ आ जाएंगे। नहीं है, सिंगल विंडो सेल, हमारा BHL आवाज़पुरी में सिंगल विंडो सेल है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो आपको वहाँ हमारे सिंगल विंडो सेल में जो हमारे सहकर्मी हैं वो बैठ को आपको सारा आपका प्रोसीजर करा देंगे, ठीक है। लेकिन संपर्क आपको करना है, आपको आना होगा। नहीं, मैं तो सर वही तो कह रहा हूँ, ये वो पैसा तो कटवाना था, मैंने कटवा दिया, उसके बाद क्या करना है? देखिए, पैसा आपने दे दिया। हाँ। अब पैसा देने के बाद आपको वो स्लिप लेकर के, वो स्लिप आपको हॉस्पिटल जाना होगा, हाँ ठीक है। हॉस्पिटल से आपको वो किताब बन जाएगी, हाँ ठीक है। लेकिन अब ये प्रोसीजर में हमने फर्दर ये चेंज किया है कि अब बना बनाया किताब सब कंप्लीट करके मेडिकल बुक आपको हम, जिस दिन आपका फेयरवेल होगा और आपका फेयरवेल समारोह होगा, हमारे इकाई प्रमुख जो है वो आप सबका सम्मान करेंगे, वहीं हम आपका मेडिकल टोकन आपको देंगे, ठीक है। वहीं आपका रिटायर्ड एम्प्लॉय आई कार्ड बना के दे देंगे, तो ठीक है। फोटो भी आपको देना ही है? आपको वहीं देना पड़ेगी ना, सही है। ला करके वही है, मतलब कल ही मैंने मैडम से कहा, अपनी फोटो वगैरह हम अपनी तो जेब में ही रखे थे। हमने कहा मैडम पता नहीं, मैं पहले से लेकर के आना चाह रहा, लेकिन वो मैं भूल, मेमोरी भी नहीं सर, बहुत एकदम सर ABCD सब साहब जानते कितना पढ़ा लिखा था मैं। तो ABCD आपको पूरी आती है सर? ABCD सब और 1 2 3। आप परेशान ना हो, ठीक है। वो आपको देख करके लग रहा है कि इमारत शानदार रही होगी जवानी में, ठीक है। सर क्या करें सर, ये इस साहब से 1 साल बाद में हम आए, तो साहब आप मैं देखिए, ये सिंगल विंडो सेल और वेलफेयर सेक्शन में आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ। हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा रिटायर्ड एम्प्लॉय की काउंसलिंग की और उसका समाधान किया। यहाँ सैकड़ों ऐसे थे जो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते हैं, वो सब उनका आ जाए, एक एक पेंशन, एक एक हिसाब किताब सब बराबर, सब सेटल्ड है, तो आप परेशान नहीं होना। ग्रेचुटी फॉर्म आपने भर दिया, ग्रेचुटी का पेमेंट आपको संभवतः 5 तारीख तक आपके खाते में वो NEFT के माध्यम से हो जाएगा। ग्रेचुटी में हम लोग DR से काउंट कर रहे हैं ना? जी नहीं होता है, DR से काउंट होना है, रेगुलर सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए जी। रेगुलर सर्विस से होगा नहीं तो मैं अगर ऐसा होता तो लिखे ना, उसकी परेशानी वही है, आएगा वो, ये अपने आप बाई डिफॉल्ट करेंगे। और सर दूसरा ये है, ग्रेचुटी के बाद जो BHL की पेंशन है उसका क्या रहेगा? BHL की पेंशन, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये BHL की पेंशन देखिए, वो एक तरीके से एक बड़ा गिफ्ट है कंपनी की तरफ से। वो लोग जो 1 जनवरी 2007 के बाद, 1 जनवरी 2007 को या 7 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनके लिए है। तो इस
इसमें फॉर्मूला ये है कि प्रत्येक जो रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को एक पेंशन कॉर्पस मनी दिया जाएगा, ठीक है। वो उसका जो कैलकुलेशन है उसके लास्ट बेसिक प्लस डीए है ना, उसको जोड़ दीजिए और फिर जितने साल की आपकी सेवा है उससे आप गुना करें, और अगर 6 महीना है तो वो साल में तब्दील हो जाएगा, और अगर 6 महीना से कम है तो वो नलीफाई हो जाएगा। जैसे 34 साल 6 महीने तो राउंड ऑफ हो जाएगा 35 साल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आपका लास्ट बेसिक प्लस डीए जोड़ दीजिए और फिर जितने साल की आपकी सेवा है उससे आप गुना करेंगे, और फिर एक फैक्टर है, वो फैक्टर है एडहॉक फैक्टर, कि जिसके हिसाब से आपको दिया जा रहा है वो है पहले 7.5 7.5 अपॉन 30 फैक्टर। हाँ नहीं, बेसिक प्लस डीए है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, इनटू फिर उससे गुना करेंगे। फैक्टर है 7.5/30, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा के बदले में, भारती जी ध्यान दीजिए, पर 1 वर्ष की सेवा के बदले में आपको 7.5 दिन का वेज दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये एडहॉक है। अब ये एडहॉक मिलने के बाद जब ये आप अभी किस फाइनेंशियल ईयर में रिटायर हो रहे हैं, 24-25, अब ये 24-25 में बाद में अगले साल तय होगा जुलाई अगस्त में कि टोटल कॉर्पस मनी कितना होगा, कितने डेज का। यस, तो एडिशनल संभवतः उम्मीद है कि आपको 2 दिन का और इसमें एडवांटेज मिले। अभी तक 9.5 दिन, यानी कि 1 साल की सर्विस के एवज में 9.5 दिन का जो लास्ट बेसिक और डीए के हिसाब से वो कॉर्पस मनी दिया जाता है। तो वो जो कॉर्पस मनी है 10 लाख 15 लाख जो एक मुश्त एक राशि बनेगी, वो कहाँ है, वो पेंशन ट्रस्ट दिल्ली में जो है उसके पास है, वही आपका परचेज प्राइस बन गया। तो सर हम लोगों को ST 92 मिलता है, वो जुड़ेगा क्या इसमें? जी, ST 92 मिलता है, वो जुड़ेगा क्या इसमें? नहीं, खाली बेसिक। बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए। तो अब ये जो है ये कॉर्पस मनी ट्रस्ट के पास है। अब ट्रस्ट को आप अपनी इच्छा बताएंगे। 4 कंपनीज ट्रस्ट ने इम्पैनल किए हैं, ठीक है, ICICI, SBI लाइफ, बजाज अलायंस और HDFC। अब इन कंपनीज में से किस कंपनी के साथ आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे, आप बताएंगे। ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सिर्फ आप समझिए, इन सब के लिए पूरा डिजिटल सिस्टम है और उसके लिए हमारे टर्मिनल बेनिफिट सेल आपकी पूरी मदद करेगा। सर सुना है NPS भी इसमें आ गया है, NPS। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहले ये बात मैं आपको कंप्लीट कर दूँ। तो इसमें ये है कि ये कॉर्पस मनी आपको रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। अब ये कॉर्पस मनी आप जिस कंपनी के साथ जाना चाहेंगे उस कंपनी को ये फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर वो आपको एन्युटी प्लान्स के ज़रिए 4 प्लान्स हैं। लाइफ एन्युटी नंबर 1, दूसरा है जॉइंट लाइफ एन्युटी, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय को मिलता है और एम्प्लॉय की वाइफ को मिलेगा सेम अमाउंट। तीसरा है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि आपको पेंशन मिलेगी और उसके आपके बाद जो टोटल कॉर्पस मनी है वो आपके नॉमिनी को रिटर्न हो जाएगा। नॉमिनी आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, पत्नी हो सकती है, बेटा, बहू, नाती, पोता, जिसको बनाना चाहें। और जब तक आप जीवित हैं, बेटे को आपने नॉमिनी बनाया और आपको ये एहसास होता है 2-4 साल बाद कि बेटा नकारा निकल गया, ठीक है, आपने बोला कि साहब बहुत अफसोस हो रहा है, बेटी के नाम हम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वो पावर आपके हाथ में है कि जब तक आप जीवित हैं नॉमिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ कैपिटल, जिसमें आपको पेंशन मिलेगी और आपके बाद पत्नी को भी सेम राशि मिलेगी जीवन पर्यंत, और दोनों के बाद पूरा मूलधन जो परचेज प्राइस है वो रिटर्न हो जाएगा नॉमिनी को।
नॉमिनी बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप उनको उस रेशियो में, जिस रेशियो में आप चाहें आप उसमें तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सर चारों में कितना अंतर आता है? देखिए फ़र्क है, जॉइंट लाइफ एन्युटी और रिटर्न, 2 रिटर्न प्लान है और 2 विदाउट रिटर्न प्लान है, ठीक है। फ़र्क है तकरीबन 2,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है, 1,500-2,000 रुपये का फ़र्क। हाँ, और स्पाउस को पेमेंट दिलवाया जाए, हाँ, तब क्या होगा? या सेल्फ पेंशन दी जाए, स्पाउस को पेंशन लें और बच्चों को पैसा एडजस्ट कर दें, हाँ, तो तब क्या होगा? देखिए मैं एग्जॉस्ट करने पे जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये पर मैं परामर्श दूंगा कि वो मेरा जो सुझाव रहेगा कि वो विदाउट रिटर्न वाला लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव आपको रिटर्न उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि आपका कॉर्पस मनी अच्छा खासा एक अमाउंट है, तो उसको लूज़ क्यों करना। तो रिटर्न प्लान आप ले सकते हैं, ठीक है, कि इसमें यह भी है कि, और हम सब लोग इंडियन लोगों की मानसिकता यही रहती है भाई हम लोग जाते जाते भी आदमी जो है ना कुछ छोड़ के जाता है, ठीक है। तो वो प्लान आपके लिए बेहतर है। विदाउट रिटर्न प्लान में आपको उतना ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं अगर होगा। सेल्फ पेंशन ली जाए, हाँ, कुछ आपके पास वो होगा कि सेल्फ लेके और स्पाउस को पेमेंट दिलवा दो, तब कितनी बनेगी? लगभग पर लाख। मैं वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ क्योंकि प्लान वाइज कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आपने कहा कि जॉइंट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ कैपिटल और लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ कैपिटल, इन दोनों में मात्र 500 रुपये का फ़र्क आएगा, 500 से 1000। मैं थंब रूल बता रहा हूँ मोटा मोटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं विदाउट रिटर्न लूँ, कि मैं सिर्फ सेल्फ लूँ ताकि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, वो और विदाउट और विद रिटर्न प्लान, उसमें भी 1,500 से 2,000 रुपये का फ़र्क है। अब आप सोच लीजिए 1,500-2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है और आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जोड़ते हुए कितना रियलाइज़ कर लेंगे, और आपका जो सम है वो कितना होगा? 15 लाख 20 लाख के आसपास होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा परामर्श ये है कि रिटर्न प्लान लेना चाहिए। और सर मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीक्राफ्ट वगैरह है तो उसके लिए चेंज नहीं हो, जैसे हम दोनों जन के ना रहने पे बच्चे को हो जाए तो आप नॉमिनी बना सकते हैं ना। पेंशन नहीं मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन सिर्फ एम्प्लॉय और स्पाउस के लिए है। पूरा जैसे आपका 15 लाख कॉर्पस मनी है, ठीक है, और आप नॉमिनी बना दीजिए, आपकी पेंशन बनी 7,000 रुपये 8,000 रुपये पर मंथ, आपको पूरा मिला लाइफ भर। पत्नी को मिलेगा सेम अमाउंट, और उनके बाद भी पूरा 15 लाख रुपया आपके बच्चे को मिल जाएगा। मतलब ये है कि उससे पेंशन बच्चे को नहीं मिलेगी। हाँ, वो जो अमाउंट है वो पेंशन इज एडमिसिबल टू एम्प्लॉय एंड स्पाउस ओनली। पेंशन इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स, बच्चों को नहीं मिलती है। सर आप लोगों को अभी इस पोजीशन पे मतलब कितना लगभग सर पेंशन मिलेगी? बीएचएल की पेंशन कितनी लगभग बनेगी? तो आपका बेसिक कितना है? कानपुर की पेंशन आपका बेसिक कितना है? मूलधन मतलब मूल वेतन? मूल वेतन 8,500। नहीं, आप परेशान नहीं होइए, नहीं, आप बता दीजिएगा, सब हम है ना, सब कैलकुलेट। आप लगभग 85,000 मान लीजिए। हाँ, ठीक है मैडम, कैलकुलेटर है क्या आपके पास? कैलकुलेटर दीजिएगा। हाँ, आप बताइए आपकी कितना है आपका? 85,000 लगभग मान लीजिए। लगभग। डीए कितना? ज़्यादा है। अच्छा, डीए कितना है आपका? डीए भी नहीं पता, डीए कितना है? 44% सर हमारे इधर देख लीजिए, अच्छा सुनिए, आप दोनों सेम है, सेम लेवल है। थोड़ा सा अंतर है। है कितना है आपका? डीए कितना है? सबका बराबर है सर, हैं? 44।
वो तो जितना आ रहा है हैं 400 एक मिनट 37 400 37,400 थोड़ी है यार, 40% क्रॉस कर दिया ये। हाँ 44 हाँ ठीक है। अब सवाल कितने साल की सर्विस रही है भारती जी बताइए, कितने साल की सर्विस है आपकी? लगभग 34 साल मान लीजिए। चलिए ठीक है। और आपका फैक्टर है 7.5। देखिए लास्ट बेसिक और डीए जोड़ दिया, 34 साल की सर्विस और 7.5/30 ये फैक्टर है। अब इस हिसाब से आपको 10,40,000। LWP तो नहीं है आपका, अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, नहीं, कभी नहीं। तो ये इक्का दुक्का पता नहीं। तो ये 10 लाख है। कहीं- 10 लाख 10 लाख रुपए साढ़े 7 दिन के हिसाब से। अब ये अगले साल इसमें 2 दिन का और वेटेज मिलेगा आपको, तो इसमें 2 लाख रुपए और ऐड हो सकता है। तो मतलब मैं कितना बनेगा? हाँ कितने रुपए महीने मिलेगी? कितने रुपए मिले? अब आप हाँ। पेंशन कौन सा प्लान लेना चाहते हैं? मतलब ये कि आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, आपकी पत्नी को भी मिले, हाँ। और फिर पैसा बच्चे को रिटर्न हो जाए, हाँ यही चाहेंगे? नहीं, अगर जॉब कर रही है तो मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? नॉमिनी कोई भी हो सकता है, हाँ, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे करोड़पति हो, और जो कुछ भी कर रहा हो। ठीक है हाँ। तो वहाँ भी बेटी को मतलब मिल जाना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए 7,000 रुपये लगभग मोटा मोटी। महीने। हाँ हाँ मैं एकदम थंब रूल आपको बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, लगभग। 500 550 रुपये बस के हिसाब यही से है, इंटरेस्ट आप बहुत कम है, हैं। तो उस हिसाब से 6 से 7,000 रुपये के आसपास आपका पर मंथ आपका बनेगा। समझ रहे हैं? अब वो तभी मिलेगा जब क्वार्टर खाली दे। जी 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 अच्छी यही चीज है, मतलब कोई हाँ वैसे सर एक चीज़ बताओ, इसमें अगर एक ऑप्शन ये अडॉप्ट किया जाए कि सेल्फ पेंशन ली जाए, तो स्पाउस को पेमेंट दिलवाया जाए, वो भी है, सही यस बनेगा ना? यस वो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो भी एडवाइजेबल होगा। 100-200 हाँ रुपये एक्स्ट्रा हाँ हाँ वो कर सकते कोई बुरा हैं, नहीं है। कोई बुरा नहीं। नहीं, बाइक को कहीं दूसरी जगह से- अच्छा देखिए सुनिए, एक चीज़ बहुत कायदे की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है, आपको जब पैसा मिलेगा तो अभी मतलब बेतहाशा पैसा मिलेगा। ठीक है, पीएफ का पैसा एवरेज 1 करोड़ टच कर जाता है औसतन, है ना? ग्रेचुइटी का पैसा, तो लोग बौरा जाते हैं, है ना, पगलाए रहते हैं। सो रिश्तेदार नातेदार जो है ना सब आ जाएंगे। ठीक है, पैसा कंट्रोल करके चलिए, समझ रहे हैं? अपने हाथ में रखिए पैसे को, बहुत ज़्यादा मतलब जो है एक्स्ट्रा लालच में गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे को बांट के चलना है। ठीक है, 3-4 जगहों पे ऐसा फिक्स रखिए कि ताकि रिकरिंग बेनिफिट आपको आता रहे। और मार्केट में पैसा इक्विटी में लगाना है, मार्केट में लगाना है कि थोड़ा सा रिटर्न भी आपको चाहिए, तो वो सिर्फ रुपया में 10-15 पैसा ही आप रिस्क खेलिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो भी तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो थोड़ा बहुत उधर भी तो चाहिए होगा, रिस्क खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर आपको ग्रोथ स्लो मिलेगा और थोड़ा तो उधर भी आपको लगाना पड़ेगा, ताकि उधर अगर जंप मिल जाए तो कवर हो जाए। सर मेरे जैसी स्थिति मेरी है। आपकी स्थिति बढ़िया है। नहीं अब सर आप बाहर हमको बहुत बढ़िया दिखते हैं सर। अब क्या अगर आप मतलब जो मेरी अब क्या कहें? नहीं मतलब ठीक है, ठीक है, चिंता न करिए। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव सेंस में बात कह रहा हूँ कि अपने आप को आप अच्छा मानिए। नहीं वो तो हाँ सर, देखिए सुनिए, विल पावर बहुत ज़रूरी है। विल पावर दवाई से ज़्यादा 99% विल पावर काम करता है, 1% दवाई काम करता है। वही मैं कर रहा हूँ। हाँ। सर जो है अरे नहीं ये- मुझे पता है, चुनाव ड्यूटी में जब ये आते थे तो ये बोल ही नहीं पाते थे सर जो है कि मतलब- चुनाव, ये बोल नहीं पाते थे कि मुझे कटवानी है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर हाँ, पाते ये थे, बहुत रिकवर हुए। है ना? तो सर एनपीएस के बारे में और प्रकाश करें। हाँ, ये अभी एक और सुविधा इसमें ये आई है कि ये जो कॉर्पस मनी आपका जो बन रहा है, अगर आपका एनपीएस अकाउंट है तो वो ये पूरा फंड उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहां आप 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं।
कम्यूट कर सकते हैं और फिर वो आप अपना वहाँ कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते इन हैं। चारों कंपनियों में आपने 4 प्लान बताए, एनपीएस में ऐसे क्या प्लान है, ये थोड़ा नहीं, एनपीएस के बारे में मैं किस बताऊंगा बारे में क्योंकि से पेंशन मिलेगी, हाँ नहीं, एनपीएस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। बस एक क्लियर कर दीजिए। एनपीएस के बारे में मैडम सर एनपीएस के बारे में अभी कॉर्पोरेट से कुछ नहीं आया है। वो एक्चुअली क्या है, यही एनपीएस का जो पैसा है ना वो हम लोग मतलब जो हम सिर्फ ट्रांसफर एनपीएस के बारे में जब तक थोड़ा सा हमें कॉर्पोरेट से कोई दिशा निर्देश आ जाए तो तभी हम उसके ऊपर कुछ औपचारिक रूप से कुछ बता आप अगर सकते हैं। चाहें तो उसका मतलब जो यहाँ का कॉर्पस बन है 60% आप एक आप बार निकालो, कॉर्पोरेट से अगर आप 40% मुझे बात करें तो थोड़ा पता करें कि एनपीएस में क्या है सर। जी जी इसका भी थोड़ा सा पता करें, जी ज़रूर। अभी टाइम है हम लोगों के पास। STFC से लेंगे वो अपना सर कुछ चीज़ बेसिक चीज जैसे मतलब 24 तारीख को सर ड्यूटी करना जरूरी है सर, जी ड्यूटी पे रह सकते हैं। नहीं, 24 को तो वो तो ऐसा है, वो ऐसा सम्मान का दिवस है हाँ और उसी दिन आप गायब रहिएगा तो कैसे चलेगा? उसी दिन तो सब कुछ इनका मतलब ये है मतलब ये है हाँ। छुट्टी भर दें सर जो छुट्टी पहले करें फिर आते रहे। और जितने टाइम बुलाए उतने टाइम आ जाए, मतलब जैसे फेयरवेल नहीं वगैरह कुछ नहीं, है। देखिए उस दिन उस छुट्टी क्यों भरना है, क्योंकि इसलिए उस दिन आपसे आपके कर कमलों से पेड़ लगवाए जाएंगे, फिर आपको यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ हम लोग एक मतलब फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ग्रुप फोटो होगा, ये सब समय तो आपका वो रहता ही है सर उसमें। भारती जी ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। अगर उस दिन आए तो हाँ। चारों पंच करना पड़ेंगे, हाँ। तो ये फिर बंधन में होंगे, घर नहीं, का काम भी actual देखना है, में ये पूछना चाह रहे हैं। आप उस हिसाब से कर रहे हैं सर। इलेक्शन में निपटा है इलेक्शन जैसा सर, सबसे बाद में मैं पहुंचा था जो है। देखिए भारती जी ये चाह रहे हैं कि अगर 24 को मैं रिटायर हूँ, छुट्टी पे रहूँ, हाँ। उस दिन अगर इलेक्शन ड्यूटी आ जाए तो मैं कहूँगा तो हम तो लेंगे नहीं, हम तो छुट्टी पे हैं। सर जो आप सर अगर मेरे उस दिन से मेरा बीपी बढ़ा रहता नहीं, नहीं। और जिस दिन इलेक्शन में निकले उस दिन से आप पूछे मैं वो समय कितना बीपी बढ़ करके हो गया था सर, मैं 200 के ऊपर था सर। नहीं, मतलब जब बढ़ा था तब चेक नहीं किया, उसके बाद चेक किया नॉर्मल, तब सर ऐसा अच्छा हुआ। सर एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, जी जैसे मार्च की हम लोग की सैलरी रन होगी अप्रैल की, इसमें क्या सीपीएफ कटेगा? मार्च की जो अप्रैल की जो सैलरी स्लिप बनेगी हाँ। उसमें सीपीएफ कटता है, हाँ हाँ वो फिर उसमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा नहीं, सीधा सीधा मिल जाएगा। सैलरी की बात ही तो आपका वो होगा हाँ। पीएफ का पेमेंट। ये तो सीधा सीधा अमाउंट वहाँ से उठा के वहाँ दे देंगे, हम्म। यही होता होगा ना, या उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है? टाइम इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं वो कितना उस पर टाइमिंग नहीं अगर हम अपने पीएफ को न निकालेंगे तो देंगे तो देंगे पैसे। बहरहाल और बताइए कैसा लगा आपको? आप अपनी फीडबैक बताइए, आपको ये सत्र से आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? जी हाँ। तो जी हाँ, जो है जो जिज्ञासा थी वो शांत रही है। जी नायक जी। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा सेशन किया, तो हम लोगों में एक जागृति आई और भविष्य के लिए एक आपने दिशा गाइडलाइन भी दिखाई कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये हमारे जो हमारा वेलफेयर सेक्शन है आपके लिए हमेशा हमेशा मौजूद है, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो बातें हमने बताई हैं जी ये तो मोटे मोटे तौर पे जितनी समझ में आई, आपको प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे, सीधे चले आना है हमारे पास, सब हम करा देंगे, बीपी नहीं बढ़ाना है। ठीक सर। ठीक है, सारा एक एक कार्य मैडम भारती जी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको फ़ोन करके भैया आ जाओ, आपको यहाँ साइन करना है, आपका ये ड्यू हो चुका है, तो सब प्रोसेस करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने प्रॉपर घर का इंतज़ाम करिए। 6 महीने बाद आपको फिर कंपनी क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, फिर आपका पेंशन कॉर्पस अरे रुका सर, रहेगा, ये है, लीव अपन इनकैशमेंट लोगों रुका को रहेगा। पैसा आप कोई नहीं चाहता है कि पैसा, लेकिन कोई जबरदस्ती ये जेल में रहना तो नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको नुकसान ना हो। नहीं हाँ, सब है, तो वही कह रहा हूँ, जबरदस्ती क्यों नुकसान कर रहे हैं? कोई अपना नुकसान मत सारी करिए। चीजें सब, लेकिन आप कह नहीं सकता उसको, कह नहीं
ये सारे सिस्टम सब पढ़ा लिखा सर, बीकॉम किया हुआ, सब कुछ सारे सिस्टम, शेयर डिवेंचर सब सारे ये सब जानता था, पढ़ा लिखा सारी सब हिसाब लगा करके बता जरा देर में, ये कैलकुलेटर की भी नहीं जरूरत है सर। थैंक यू। अच्छा, उन्होंने पैसे लेकिन